नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सेट 5 करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। पहले ही हम ऑलरेडी 4 सेट करवा चुके हैं और ये 5वां सेट काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपके एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बीएसएससी हो या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है ये सभी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे इस वीडियो को पूरे अपने फ्रेंड्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प, राज हड़प नीति किसने स्टार्ट की। तो आपको बता दें कि राज अपहरण नीति, राज हड़प नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, राज हड़प नीति क्या थी। तो इसके द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय हो रहा था। और एक और क्वेश्चन आता है इसमें, सबसे पहले विलय किस राज्य का हुआ। तो याद रखिएगा सतारा का। कब हुआ था? 1848 में। और भी याद रखिएगा, इसके बाद 1849 में जैतपुर यानी बुंदेलखंड और उड़ीसा का विलय हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि झांसी का विलय राज हड़प नीति के द्वारा कब हुआ था। तो याद रखिएगा झांसी का विलय 1853 में हुआ था। और इसी के जस्ट एक साल बाद 1854 में नागपुर का विलय हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में। दोस्तों, और राज हड़प नीति के द्वारा जो राज्य विलय पे नहीं है, जैसे अवध का नवाब था वाजिद अली, वो इसको नहीं माना। तो उस पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा के याद रखिएगा, कुशासन का आरोप लगा के इसको अपने क्षेत्र में मिला लिया 1856 में। किसको? अवध को। अवध के नवाब उस समय कौन थे? वाजिद अली। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वाजिद अली शाह। तो इस पे किसका आरोप लगा दिया? कुशासन का आरोप लगा के इसको अपने राज्य में विलय कर लिया। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहे हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है 1848 से 56 ईस्वी तक इसकी कार्यकाल है। इसके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं वो है, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प जो अभी बताएं, राज हड़प नीति। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें वुड डिस्पैच हुआ। वुड डिस्पैच इसी के काल में 1854 में। वुड डिस्पैच क्या था? तो शिक्षा से संबंधित था। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई इसी के काल में रेल सेवा स्टार्ट हुई। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने 34 किलोमीटर रेल की शुरुआत हुई। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके काल में ये हुआ कि डाक और तार सेवा दोनों की शुरुआत हुई, जिसमें बिजली का तार कोलकाता से लेके आगरा तक चला था। पहली बार बिजली का तार का संचालन हुआ था 1853 में। और डाक सेवा की शुरुआत भी इसी के पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया था, जिसके तहत डाक की शुरुआत 1854 ईस्वी में इसके काल में ही हुआ था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है डलहौजी के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए और भी बात कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो पहले ही हमने आपको जो सेट हुआ था उसमें हम बताए थे कि लॉर्ड जो कर्जन है इसके काल में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में इसके काल में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन। साथ में इसने सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग की भी स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन। इसको भी नोट कर लीजिएगा, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग की स्थापना की थी। और कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय, कलकत्ता में ये जो अभी भी है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, उसकी स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये लॉर्ड हेस्टिंगस के बारे में, वारेन हेस्टिंग्स आपको बता ही दिए थे। इसका कार्यकाल 1774 से 85 यानी 1785 ईस्वी तक। और इसके काल में महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1780 में पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट, नोट कर लीजिए, बंगाल गजट, दी बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने इसी के काल में किया था, वारेन हेस्टिंग्स के काल में।
अच्छा, इसके काल में और भी कुछ हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा मराठा युद्ध और जो मंगलोर सलबाई की संधि के द्वारा खत्म हुआ, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो मंगलोर की संधि के द्वारा खत्म हुआ 1784 में, इसके ही काल में हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारियाँ मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के सबसे बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं। अच्छा, कोरोना का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और कोरोना जो है सूर्य के सबसे बाहरी सतह है, और इसको सूर्य का किरीट भी कहते हैं। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सूर्य से रिलेटेड बता दें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड में इसका प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी पर। अच्छा, एक और चीज़ बता दें कि सूर्य के कोर का यानी केंद्र का तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा, सूर्य के कोर का तापमान 1.5 गुने 10 का पावर 60 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 गुने 10 का पावर 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन में दिया है प्रकाश मंडल। ये क्या होता है? तो प्रकाश मंडल सूर्य का दीप्तिमान सतह होता है जो प्रकाशित होता रहता है। अच्छा, इस प्रकाश मंडल के सतह पे जो प्रकाश होता है, सतह का प्रकाश नहीं पाया जाता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल इसका अवशोषण कर लेता है, जिसको हम वर्णमंडल कहते हैं। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमको मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो आपको बता दें कि सबसे छोटा ग्रह यहाँ पे प्लूटो तो अभी ग्रह के श्रेणी से हट ही गया है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो वो यहाँ पे नहीं दिया है। तो सबसे छोटा ग्रह यहाँ पे हो जाएगा मंगल। कौन हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। अच्छा, अब मंगल क्यों होगा ये भी आपको बता दें कि आकार के दृष्टि से नोट कर लीजिएगा। आकार के दृष्टि से घटते हुए क्रम में कौन सा ग्रह आता है? तो सबसे बड़ा है बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा शनि, तब हो जाएगा अरुण, तब हो जाएगा वरुण, तब हो जाएगा वरुण के बाद पृथ्वी यानी अर्थ, तब हो जाएगा शुक्र, तब हो जाएगा मंगल, और तब हो जाएगा बुध। तो बुध इसमें नहीं है, तो यहाँ पे मंगल आंसर हो जाएगा। तो घटते क्रम में ये नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, तब बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सन 1911 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो आपको बता दें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना उसका नाम था आराम शाह, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। 8 महीना के बाद इसको मार के इल्तुतमिश शासन की गद्दी पे 1211 ईस्वी में बैठ गया। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इल्तुतमिश जो था इलबरी तुर्क था। इसने 40 गुलामों का एक 40 चिलहगानी नाम का संगठन बनाया था। साथ ही ये इसके बारे में और याद रखिएगा कि ये 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से अपने सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति करवा ली थी। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में और भी चीज़ याद रखिएगा कि इसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया था। साथ में इक्ता प्रथा चलवाई थी। कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया था। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसने सबसे पहले अरबी सिक्का जारी किया था, जिसमें चांदी का टक्का तथा तांबे का जित्तल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब इसने स्टार्ट करवाया था। अच्छा, ऑप्शन में और भी चीज़ है। बाबर क्या था? तो बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था। इब्राहिम लोदी को हरा के ये मुगल वंश की स्थापना की थी। और सिकंदर लोदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि इसने आगरा शहर जो है इसकी स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइटिंगल्स ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू को नाइटिंगल्स ऑफ इंडिया कहते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि सरोजनी नायडू जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, पहले ही बताए हैं, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है, जो कि पहली भारतीय हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट है, लेकिन अगर पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन है तो सरोजनी नायडू है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ये जो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ये क्या थी, तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो है कर्नाटक संगीत की बहुत सुप्रसिद्ध ये मशहूर संगीतकार थी कर्नाटक संगीत की। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इतना चीज़ इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। दोस्तों, आपको जो भी हम क्वेश्चन के साथ आंसर का डिस्क्रिप्शन कराऊँ उसको नोटबुक में हमेशा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो या आपके एग्जाम का क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड होगा, इसी से आएगा ही, तो हमेशा नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि और भी मेरे भाई मेरे दोस्त इससे लाभ उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्साय की संधि की कैसे ने समाप्त किया था, क्या कब, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वर्साय की संधि से समाप्त हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। प्रथम युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार जिनका नाम क्या था, फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया का राजकुमार था जिसका नाम था फर्डिनेंड। इसको क्या किया गया था, बोसामिया की राजधानी सेराजोआ में हत्या इसकी कर दी थी। ये इसका तत्कालीन कारण था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की बोसामिया की राजधानी सेराजोआ में हत्या हो गई थी। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में टोटल जो कंट्री है लगभग 44-43 कंट्री थी, तो इसमें 2 गुट में बट गई थी। पहला गुट कहा गया था मित्र राष्ट्र, पहला गुट मित्र राष्ट्र, दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र। तो ध्रुवीय राष्ट्र की जो जर्मनी इसका नेतृत्व कर रहा था, तो ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। इसमें कौन कौन थे, तो जर्मनी के साथ इसमें ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, इटली था। और इधर जो मित्र राष्ट्र जो थे इसमें कौन कौन थे, इंग्लैंड थे, जापान था, यूएस था, रसिया था, फ्रांस था। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध से और आया है क्वेश्चन कि इस समय राष्ट्रपति कौन थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के वो थे वुडरो विल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुडरो विल्सन। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा लॉर्ड जॉर्ज। ये पीएम थे इंग्लैंड के, लॉर्ड जॉर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तो ये वर्साय की संधि से समाप्त हुई प्रथम विश्व युद्ध। और इसमें क्या किया गया कि जर्मनी को हर्जाना भरना पड़ा। लगभग बोला गया कि इसमें 6 अरब 50 करोड़ पाउंड आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छा, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें क्या एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, राष्ट्र संघ। और पेरिस शांति सम्मेलन भी इसी के बाद हुआ, पेरिस शांति सम्मेलन। तो इतनी जानकारी आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। एक और चीज़ है यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए दिया है, तो ये भी याद रखिएगा। ये कब से 1939 से 1945 तक चला। और इसमें जो जापान पे अमेरिका ने बम पटक दिया, हिरोशिमा नागासाकी पे फ्रंटमैन और लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम पटका था। तो ये इसमें याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और चीज़ है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्टार्ट हुई थी। और रूसी क्रांति अगर कहे ये हटा दीजिए, रूसी क्रांति 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे, भगत सिंह। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, तो जय हिंद का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो। और साथ में बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे। अच्छा, लाला लाजपत राय ने किस चीज़ का नारा दिया था, तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, साइमन वापस जाओ। और साथ में बोले थे मेरे पीठ पे किया हुआ प्रहार प्रत्येक अंग्रेजी के ताबूत के कील के समान होगा। और इसी के ये साइमन के विरोध में ही इनको लाठी से चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कह रहा है लोकटक झील किस प्रांत में है, तो बता दे लोकटक झील मणिपुर में है। अच्छा, लोकटक झील मणिपुर में है। ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत की, यानी इधर मणिपुर जहाँ पे है यहाँ पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये लोकटक झील में नोट कर लीजिए केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ पार्क है। केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ पार्क है इसी लोकटक झील में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये मणिपुर में स्थित है। अच्छा, सिक्किम यहाँ पे एक और ऑप्शन है, सिक्किम में क्या है, तो याद रखिएगा सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत की ये झील है चोलामू झील, जो कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, पहले भी क्वेश्चन आ गया, कौन है, मोर। क्या नाम है इसका, जो वैज्ञानिक नाम पावो क्रिटेटस, नोट कर लीजिए क्रिटेटस। तो ये मोर है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, जो पैंथरा टाइगर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो थे किस राज्य के थे, तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे चालुक्य वंश के थे। अच्छा, चालुक्य वंश में तीन प्रकार के तीन चालुक्य वंश आया है। तीनों कौन कौन है इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। एक है वतापी का चालुक्य वंश, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय हैं, पुलकेशिन प्रथम है, वतापी का चालुक्य वंश। दूसरा कौन सा है, दूसरा है कल्याणी का चालुक्य वंश, ठीक है। और तीसरा क्या है, बेगी का चालुक्य वंश। तीनों के बारे में जानकारी ले लीजिए और नोट कर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। पुलकेशिन राजवंश जो पहला है वतापी का चालुक्य वंश, इसके संस्थापक जो है जयसिंह थे। इसके संस्थापक कौन है, जयसिंह। किसके, वतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह है। और इसकी राजधानी क्या थी, वतापी थी, इसकी राजधानी वतापी थी। साथ में याद रखिएगा इसमें पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय सब इसी में आए हैं। और पुलकेशिन द्वितीय ने जो है, पुलकेशिन द्वितीय जो है, इसने क्या किया था, हर्षवर्धन को हरा के परमेश्वर की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है, किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इस पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और इसको कौन हराया था, तो इसको याद रखिएगा, पल्लवी वंश का एक राजा था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। नोट कर लीजिए, वो क्या किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और उसके बाद वतापी कोंड की उपाधि यही नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। किस वंश का था, पल्लवी वंश का, ठीक है। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमको जानकारी किससे मिलती है, तो याद रखिएगा एहोल अभिलेख से, जिसके लेखक है रवि कीर्ति। इसी के बारे में रवि कीर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी मिलती है। अच्छा, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का चालुक्य वंश। अब आते हैं सेकंड क्या बोले हैं, एक वतापी का हो गया। अब आया कल्याणी का चालुक्य वंश। कल्याणी का चालुक्य वंश के संस्थापक तैलव सेकंड थे, नोट कर लीजिएगा, तैलव सेकंड, ठीक है, तैलव सेकंड। अब नेक्स्ट आ रहा है तृतीय, क्या, बेगी का चालुक्य वंश। तो बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन थे, तो इसको याद रखिए, विष्णुवर्धन थे, विष्णुवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है इसलिए नोट करवा दे रहे हैं। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, आंध्र प्रदेश बेगी में थी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त, कल ही आया था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। और चोल वंश का याद रखिएगा संस्थापक, चोल वंश का संस्थापक तो जो थे विजयालय, नोट कर लीजिएगा, विजयालय। और राजधानी इसकी चोल वंश की कौन थी, तंजौर थी राजधानी चोल वंश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको बता दें कि सच्चिदानंद सिन्हा ने। सबसे पहले क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी तौर पे इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता
की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, लेकिन फिर 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, डेट भी इसके साथ ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर का खंडहर किस नदी पे है? तो विजयनगर का खंडहर तुंगभद्रा नदी पे है। अच्छा, विजयनगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि विजयनगर 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई ने हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 1336 ईस्वी में। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जो है, इसको भी याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। कहीं कहीं पूछ लेता है, जीत का शहर विजयनगर का। तो और एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा, इसी विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम एक शासक थे जिनके कार्यकाल में इटली का यात्री निकोलो कांटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोलो कांटी, इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके काल में? देवराय प्रथम के काल में इटली का यात्री निकोलो कांटी आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का आता है। अच्छा, राज्यसभा का अनुच्छेद किसके तहत राज्यसभा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 79 के तहत राज्यसभा का उल्लेख है, 79 में। अच्छा, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं, एक अस्थाई सदन है और ये उच्च सदन है, ये भी याद रखिएगा। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य इनके निकाल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ राज्यसभा से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रखिएगा। अच्छा, राज्यसभा में जाने के लिए आपको कितना उम्र होना चाहिए? तो 30 साल होना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल को किस अध्यादेश के तहत अधिकार जारी करने के लिए किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार किस अधिनियम के प्रदान, मतलब किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था? तो इसको याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1961 के तहत इसको यह अधिकार मिल गया कि भारत का गवर्नर जनरल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। और एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसमें और जो है 1858 का जो आया था, 1858 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या बोला गया था? तो कंपनी के सत्ता को ख़त्म करके डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये चला गया था ये। और नेक्स्ट है 1892, इसमें क्या हुआ था इसको भी याद रखिएगा। 1892 में, अच्छा 1858 में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे इसको ख़त्म कर दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया गया था। और साथ ही भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायसराय रख दिया गया था। और पहला वायसराय कौन बने? कैनिंग बना, लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना। चलिए नेक्स्ट जो देख लेते हैं कि 1892 में क्या हुआ था। तो 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 के तहत हुई थी। और 1909 पहले ही बता चुके हैं कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में क्या हुआ था, पहली बार मुस्लिम समुदाय का पृथक निर्वाचन का उपबंध किया गया था। इसके तहत सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किया गया था। तो इतना इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन बुद्ध के समकालीन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसी तरह चीन में कॉन्फ्यूशियस नाम का एक आदमी था जिसने क्या किया, कॉन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कॉन्फ्यूशियस धर्म बनाया।
लगभग 500 ईस्वी पूर्व में, और यही बुद्ध के समकालीन भी है। बुद्ध और महावीर के समकालीन यही है। और कन्फ्यूशियस को चीनी लोगों क्या कहते थे, इसको भी याद कर रखिएगा, फुत्से कहते थे। कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों को चीनी लोग क्या कहते थे, फुत्से कहते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बुद्ध के समकालीन कन्फ्यूशियस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्या नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को कौन मारा था? तो उधम सिंह ने लंदन में जाके 1940 के करीब में ये जनरल डायर को गोली मार दिए थे। अच्छा, यहाँ भगत सिंह और सुखदेव है, तो इन्हें क्या किए थे? तो कैप्टन साडर्स की हत्या के कारण इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना भारतीय शासक कौन किया था? तो याद रखिएगा, राजा जयपाल है जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण जब हुआ था उसमें भारत के ये शासक थे जिसने सामना किया था। लगभग 1000, 1001, 1009 और 1008 और 1009, ये सभी समय इनका सामना राजा जयपाल से हुआ था। आपको बता दें कि महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और इसका लास्ट आक्रमण सोमनाथ के मंदिर के विरुद्ध था, जिसमें काफ़ी लूटपाट इसने मचा के और बहुत सारा सोना यहाँ से ले गया था। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में एक पृथ्वीराज चौहान है, तो पृथ्वीराज चौहान जो हुआ ये क्या हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के साथ इसका युद्ध हुआ था, और इसमें 2 युद्ध हुआ था, एक 1191 और ये दूसरा 1192। तो ये दोनों युद्ध में पहला में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन दूसरे में हार गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक था, जिसने क्या लिखा था? चरक संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरक संहिता इसने लिखा था, दरबारी कवि। अच्छा, कनिष्क किस काल के हैं? तो आपको बता दें, कुषाण काल का एक बहुत ही विख्यात ये प्रसिद्ध क्या है, ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक था कुषाण काल का। और अच्छा, कुषाण काल के संस्थापक आपको बता दें कौन थे? कुजुक कन्फेडरेशियस। और अंतिम शासक जो था वासुदेव था। ये कल ही कराची दिए हैं हमने अपने नेक्स्ट सेट में। अच्छा, ये कनिष्क जो था क्या किया? तो 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की। साथ ही इसने और भी एक काम किया, क्या किया? गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास इसी के काल में हुआ। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें कि कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई, जो कश्मीर के कुंडग्राम में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। और आपको बता दें कि कनिष्क ने महायान को अपनाया था। और ये चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन की थी? वसुमित्र ने, वसुमित्र। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ऑप्शन है, नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन जो थे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और इसने एक माध्यमिक पुस्तक लिखी थी, माध्यमिक सूत्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी, नोट कर लीजिएगा, जिसमें सापेक्षिता का सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर कौन था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर एलोरा था, एलोरा था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा, दंती दुर्ग थे, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इसकी राजधानी मान्यखेट थी राष्ट्रकूट वंश के। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है ऑप्शन में, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त बैठक कब होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो है संसद सत्र के शुरू होने पर भी होता है, और लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर भी होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र है। और पहला मतभेद कब हुआ था? जब 1961 में दहेज प्रथा बना था, तब तो मतभेद हुआ था, तो पहली बैठक इसकी हुई थी। अच्छा, ये इसका संयुक्त सत्र का अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही
करता है, राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष इस सत्र का अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन गलत है, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीन लियो मेष ये क्या है? मीन लियो मेष क्या है? तो ये सभी राशियां हैं, मीन लियो मेष, आप देखे भी होंगे, टीवी पर भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न में से किसमें विस्तृत किया गया है? तो याद रखिए, विकास दर में विस्तृत किया गया है। भारत की जनसंख्या को विकास दर में विस्तृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिए, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 5 वर्षों के लिए। अभी कौन वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग का चल रहा है, और इसके अध्यक्ष कौन है अभी के? तो याद रखिएगा NK सिंह, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, NK सिंह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी थे, ये भी याद रखिएगा, इससे पहले वाले के। तो राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग की स्थापना करता है। अच्छा, इसका कौन सा अनुच्छेद में जिक्र है? 280, अनुच्छेद 280 में इसका जो है जिक्र है, तो इसको एकदम नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय प्लेटरी हवाएं कौन सी हवा है? तो याद रखिएगा, भूमंडलीय प्लेटरी हवा जो है ये जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदलती है वही होती है प्लेटरी हवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसम में उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो उपोष्ण प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपोष्ण प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव अधिकतम होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने के पहले राष्ट्रपति अपने पद से उनके पद से कौन हटा सकता है राष्ट्रपति को? तो महाभियोग लग के अनुच्छेद 61 लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति में महाभियोग लगेगा तभी वो पद से हट सकते हैं। दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की 6 अंग है, याद रखिएगा। जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और क्या है इसमें? सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी है। विश्व स्वास्थ्य WHO नहीं है, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है इस संगठन में। इसका WHO का गठन पहले जान लीजिए। WHO का गठन जो हुआ था 1948 में WHO का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके जो अध्यक्ष है टेड्रोस, बहुत ही अभी न्यूज में छाए हैं, टेड्रोस एड्नोम, याद रखिएगा, टेड्रोस एड्नोम लिख लीजिए। एड्नोम इसके अध्यक्ष है, टेड्रोस एड्नोम, बहुत न्यूज में छाए हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। अच्छा, 6 अंग, जो संयुक्त राष्ट्र का 6 अंग है, ये कौन कौन है इसके बारे में याद रखिएगा। तो 6 अंग में लिख लीजिए। पहला अंग है महासभा, नोट करते जाइएगा। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, नोट करिए, सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग है न्यायिक परिषद, न्याय परिषद। चौथा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग है। और 5वां है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, तो ये 6 है, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायिक परिषद, सचिवालय एक और है, 5 ही हुआ तो सचिवालय। ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये इसके 6 अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों की उड़ीसा के शासक किसे बनाया था? तो याद रखिएगा, निसार खां को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तारा जो नीला दिखाई देता है, या एक तारा जो नीला दिखाई देता है वो क्या है? तो याद रखिएगा, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडा है। चंद्रमा के अधिक ठंडा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ठंडा होता है। गर्म तो सूर्य से ज़्यादा कोई होता ही नहीं है, सूर्य जितना गर्म भी कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन जो था फ्रांस का निवासी था, और इसका जन्म जो हुआ था, इसको भी लिख लीजिए, 1769 में कोर्सिका द्वीप के राजधानी अजासियो में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, इसको क्या कहते हैं?
आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। अच्छा, फ्रांस क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1789 में स्टार्ट हुई थी लुई 14वां द्वारा। किसके द्वारा? लुई 14वां द्वारा। अच्छा, एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसका फ्रांस की क्रांति का नारा था। और लुई 14वां ने क्या बोला था? मैं राज्य हूँ मेरा। लुई जो 14वां थे, एक और क्वेश्चन आता है, ये क्या बोले थे कि मैं राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यही ये बोले थे। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ था? बताइए। इटली का एकीकरण जोसेफ मेजनी ने किया था, इसका इटली का एकीकरण। अच्छा, इंग्लैंड में क्या हुआ था? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुई थी। और जर्मनी में क्या हुआ था? याद रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण जो था बिस्मार्क ने किया था। तो मालूम है, इटली का हो गया जोसेफ मेजनी। फ्रांस जो थे नेपोलियन बोनापार्ट, 1789 में इसका फ्रांस की क्रांति हुई थी। इंग्लैंड जो थे औद्योगिक क्रांति के जनक थे। जर्मनी का एकीकरण जो थे बिस्मार्क थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य है? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान, 42वां संविधान संशोधन को, ये कब आया था? 1976 में। इसमें बहुत सारा चीज़ दिया गया, इसीलिए इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। इसी में बोला गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य होगा। ये इसी संविधान संशोधन में, मिनी संविधान यही बोला जाता है, इसी में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन कलियम ने करवाया था। इसमें क्या किया गया था? 1978 में आया था। इसमें मौलिक अधिकार को 6 कर दिया गया था। एक जो संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार में बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास का पहला शासक कौन था जो अपने पास अस्थाई सेना रखा था? तो याद रखिएगा बिम्बिसार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय पूछे तो अब सरोजनी नायडू, लेकिन यहाँ पूछ रहे प्रथम महिला तो एनी बेसेंट। और अध्यक्षता कब की थी? तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता ये की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर? तो सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि ये उड़ीसा में पड़ता है और 7 रथ के पहिए हैं इसमें, और रथ के समान पूरा ये मंदिर है, बहुत विशाल है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, जिसको नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो आकार व घनत्व में पृथ्वी जैसा है? तो शुक्र है, जिसका आकार घनत्व जो पृथ्वी का भाई बहन, इसीलिए इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू को अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने का कानून कौन गवर्नर जनरल ने पास किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके काल में और भी काम हुआ है, जो इससे 1829 में सती प्रथा का विरोध इसने किया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये 1828 से 1835 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है, ये भी नोट कर लीजिएगा। डलहौजी, कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स पहले ही करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और ये अनुच्छेद को बताए थे पिछले ही वीडियो में कि 143 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय में परामर्श मांग सकता है। अच्छा, इसके बारे में परामर्श केवल मांग सकता है, लेकिन मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति के हाथ में है। तो अनुच्छेद याद रखिए 143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? तो कछवारों से किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रवेश किया था? तो याद रखिएगा हैदर अली। और इसी का बेटा टीपू सुल्तान था, बहुत ही ताकतवर, और बहुत अंग्रेजों से युद्ध भी इसने किया है। तो रेशम उत्पादन दक्षिण भारत में हैदर अली के द्वारा कृषि के रूप में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवत गीता का मूल रूप किस भाषा में है? तो याद रखिए भगवत गीता जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते किस क्षेत्र में? तो भारत के औद्योगिकरण के क्षेत्र में नेहरू और गांधी का विचार नहीं मेल खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास जो है, हेड्स एंड टेल्स में कौन लिखे थे? तो मेनका गांधी ने हेड एंड टेल उपन्यास लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में यह ऑप्शन सब गलत है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। अब जो है 12 अनुसूचियां 4 बढ़ गई है। अच्छा कब कब बढ़ी है इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो बढ़ी है यो प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को दलबद्धक विधेयक जो है 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और उसके बाद जो है 1985 में आया था 52वां संविधान संशोधन दलबद्धक, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद जो है 11वीं अनुसूची नोट कर लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसको 72वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन जो 1993 में, जिसमें नगर पालिका का जिक्र है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स है। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स हड्डियों में होने वाला एक बीमारी है जो बच्चों में खासकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक है? तो याद रखिएगा जो सूक्ष्म पोषक पौधों के लिए वो बोरॉन है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई जहाज जब एक नदी से समुद्र में जाता है तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा क्योंकि घनत्व जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऊपर की ओर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होता है, तो एलपीजी में ब्यूटेन उपस्थित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसकी ध्वनि का तरत्व अधिक है? तो याद रखिएगा जिसका आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी उसका तरत्व भी सबसे ज़्यादा होगा। तो मच्छर का भनभनाहट इसमें आंसर हो जाएगा क्योंकि उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो आवृत्ति जो है तरत्व जो है आवृत्ति पे निर्भर करता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आँखों में स्वस्थ क्रियाशीलता के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी भी होता है। अच्छा इसका नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल। विटामिन बी का बेरी, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड लिख लीजिए, और विटामिन के का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये सभी याद रखिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का बेरी, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, और डी का के का कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में सबसे कम घुलनशील क्या है? तो N2 हो जाएगा इसका आंसर। सबसे कम घुलनशील जल में जो है जो N2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो की प्राकृतिक क्या होती है? तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्राकृतिक अम्लीय होती है, इसको याद रखिए। क्लोराइड है तो जाहिर सी बात है अम्लीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक है? तो याद नहीं है, सॉरी पेट्रोलियम उत्पादक नहीं है, तो इसको याद रखिएगा कि मधुमक्खी का जो मोम होता है वो पेट्रोलियम उत्पादन नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्व के समस्थानिक किस पे निर्भर नहीं करता है? तत्व का समस्थानिक का कभी नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की समान संख्या कभी नहीं हो सकती क्योंकि समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसमें प्रोटॉन सभी में 6 होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 7, इसमें 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये कभी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमिनो अम्ल
क्या है, तो एमिनो अम्ल प्रोटीन है और हमारा शरीर 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बना होता है और जिसमें 10 प्रकार का मानव संश्लेषण कर लेता है और 10 भोजन द्वारा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा एमिनो अम्ल प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट का जल में विलयन का अक्रिय इलेक्ट्रोडों के प्रयोग से वैद्युत अपघटन किया जाता है जो कैथोड और एनोड पर प्रदर्शित होते हैं, वो क्या है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन 2 और O2 यानी H2 और O2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रबर आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तापमान और दाब की समान स्थितियों में अंतर्गत सभी के समान आयतन पे अणुओं की संख्या समान होती है, किस नियम के तहत, अवोगाड्रो नियम के तहत। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इनटू 10 के पावर 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है, तो भारी जल का आणविक सूत्र D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं।